नमस्कार, खमागणी, जय एकलिंगनाथ जी की सा, जय माता जी की एवं जय श्री जी की। एक बार फिर से संपूर्ण हृदय से स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान में। इस एपिसोड में हम जिस वीर की बात करने जा रहे हैं वे चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठने वाले प्रथम महाराणा थे। जब मेवाड़ का दिया तूफानों में घिरा हुआ था, उस समय कथित महाराणा ने ही उसे बुझने से बचाया था। इनका आम जन में उतना नाम नहीं लिया जाता, और लिया भी जाता है तो ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों द्वारा ही। पर मुझे लगता है कि बप्पा रावल के बाद मेवाड़ के श्रेष्ठ शासकों में उनका पद काफ़ी ऊंचा है। आपको एपिसोड के नाम से तो पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ महाराणा हमीर सिंह की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि महारावल रतन सिंह की वंशावली अलाउद्दीन खिलजी के हमले में वीरगति को प्राप्त हुई थी, पर उनके पूर्वज रावल रण सिंह के दौरान इस राज परिवार का एक और फाड़ अस्तित्व में आया था, जो कि सिसोदा ग्राम में निवास करते थे, और इसी वजह से उन्हें सिसोदिया कहा जाता है। एकलिंग महात्म्य में इनकी पूरी वंशावली का वर्णन है। रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी राज प्रशस्ति महाकाव्य के अनुसार राणा की पदवी इसी वंशावली के वीर राहप को महारावल कर्ण द्वारा दी गई थी, जब उन्होंने मंडोर के मोकल सिंह परिहार को हराने में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। तब से राणा का प्रयोग इस वंशावली द्वारा शुरू हुआ। इस वंश के सदस्य राणा लक्ष्मण सिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र अरी सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हमले के दौरान हुए साके में महारावल रतन सिंह के साथ काम आ गए थे। वीर विनोद में कवि श्यामल दास जी लिखते हैं कि राणा लक्ष्मण सिंह के ही छोटे पुत्र अजय सिंह को घायल अवस्था में केलवाड़ा की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी, जहां उनके जख्मों का इलाज सांडेराव के जैन गुरुओं द्वारा किया गया। अजय सिंह ने उन गुरुओं का एहसान व्यक्त करते हुए उनसे यह वादा किया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस उपकार को कभी नहीं भूलेगी, और इसी वजह से मेवाड़ के महाराणा आज तक सांडेराव के जैन गुरुओं का पूर्ण आदर सत्कार करते हैं। यह तो हुई पिछले एपिसोड तक की बात। आशा है यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं राणा हमीर के जन्म की, जो कि अपने आप में एक रोचक कहानी है। पर इसके लिए हमें लौट कर आना होगा राणा लक्ष्मण सिंह के पाटवी पुत्र अरी सिंह के पास। एक बार अरी सिंह केलवाड़ा के पश्चिम में स्थित पहाड़ियों में शिकार खेलने गए हुए थे। इसी शिकार के दौरान अरी सिंह की भेंट हुई भावी महाराणा हमीर की मां से। महाराणा हमीर की माताश्री के बल और सूझबूझ के कई विवरण किस्से कहानियों में विख्यात हैं, पर यहां मैं आपको वीर विनोद में कवि श्यामल दास ने जो हाल लिखा है वह सुनाना चाहूंगा। शिकार खेलने के दौरान अरी सिंह के तीर से घायल हुआ एक जंगली सुअर पास ही के जवार के खेतों में जा घुसा। अरी सिंह के साथी घुड़सवार सुअर को बाहर खदेड़ने हेतु खेतों में घुस ही रहे थे कि इतने में एक लड़की ने उन्हें ऐसा करने से रोका। उसने उनसे निवेदन किया कि अगर वे घोड़े लेकर खेत में घुसेंगे तो फसल खराब हो जाएगी, पर फिर सुअर का क्या किया जाए। इसके लिए उस लड़की ने आग्रह किया कि वह स्वयं सुअर को खेतों से बाहर निकाल देगी, जिसके बाद राजकुमार शिकार जारी रख सकते हैं। इतना कहकर वह लड़की एक लाठी लेकर खेत में घुसी और देखते ही देखते सुअर को बाहर निकाल दिया। हरि सिंह उस लड़की का साहस और सूझबूझ देख काफी प्रसन्न हुए। शिकार के बाद वे वहीं से थोड़ी दूरी पर स्थित एक आम के वृक्ष के नीचे जाकर आराम करने लगे। कुछ समय बीता ही था कि अरी सिंह की शांति पेड़ के ही नीचे खड़े घोड़े की दर्द भरी आवाज से भंग हो गई। उन्होंने उठकर देखा तो पता चला कि घोड़े की टांग टूट गई है। पर यह हुआ कैसे? पता चला कि वह लड़की खेत में घुसे किसी जानवर को गोफन की मदद से भगा रही थी, और उसी गोफन का पत्थर घोड़े की टांग में आकर लग गया। हरि सिंह फिर चकित रह गए। शाम ढलते ढलते जब वह लड़की वापस घर को रवाना हुई तो हरि सिंह ने जो देखा उसे देख उनके आश्चर्य का बांध टूट गया। उन्होंने देखा कि लड़की सर पर दूध की गागर लिए भैंस के 2 बछड़ों को अपने काबू में किए हुए है। भैंस के बछड़ों को आप गाय के बछड़ों जैसा समझने की गलती मत कीजिएगा। गाय जितनी शांत स्वभाव की होती है, भैंसें उतनी ही नटखट। और इस लड़की ने तो भैंस के 2 बछड़ों को काबू में कर रखा था, पर सर पर रखी दूध की गागर में से एक बूंद दूध जमीन पर नहीं छलका।
हरि सिंह उस लड़की के बल को देख स्तब्ध थे। अब उनसे रहा न गया और उन्होंने उस लड़की से जाकर पूछ ही लिया कि तू किसकी बेटी है। इस पर लड़की ने बताया कि वह गांव के सरपंच चांदना राजपूत की लड़की है। चांदना राजपूत चौहान शाखा से संबंध रखते हैं। हरि सिंह ने सोचा कि अगर इस लड़की के साथ उनकी कोई औलाद होती है तो वह निस्संदेह बड़ी ही बलवान होगी। उन्होंने लड़की के पिता को बुलाया और विवाह का प्रस्ताव पेश किया। लड़की के पिता ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ तय कर दिया। विवाह संपन्न हुआ, पर हरि सिंह अपनी नए नवेली दुल्हन को अपने साथ सिसोदा लेकर नहीं गए। उन्हें भय था कि उनके पिता किसी ग्रामीण राजपूत के यहां संबंध करने से उन पर क्रोधित होंगे। हरि सिंह शिकार खेलने के बहाने उनावा ग्राम आते रहते और इस मिलन से जन्म हुआ हमीर का। इसके बाद हुआ अलाउद्दीन खिलजी का हमला और हमीर के पिता हरि सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तुर्क आक्रमणकारियों के भय से हमीर की मां भी उनको छुपाए हुए आम ग्रामीणों की तरह जीवन व्यापन करने लगी। खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद सबसे पहले उसका नाम बदलकर खिचराबाद रखा। कुछ महीने वहां रहकर व्यवस्था जमाने के बाद वो गढ़ को जालोर के मालदेव सोनगरा को सौंप वापस दिल्ली चला गया। अब लौटकर आते हैं हरि सिंह के छोटे भाई घायल राणा अजय सिंह के पास, जो कि केलवाड़ा में चित्तौड़ वापस जीतने की तैयारी में लगे हुए थे, पर अपनी दिन प्रतिदिन बिगड़ती सेहत से भी परेशान थे। अजय सिंह के दो पुत्र थे, सज्जन सिंह एवं क्षेम सिंह। यह ऐसा समय था जब लुटेरे काफी सक्रिय हुआ करते थे एवं आए दिन यात्रियों के कारवां लूटे जाने की खबरें आया करती थी। ऐसा ही एक लुटेरा था गोडवाड़ का मुंजा बालेचा, जिसके हाहाकार से आम जनता के साथ साथ अजय सिंह भी परेशान थे। अजय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों को मुंजा बालेचा को पकड़ने हेतु भेजा, पर मुंजा की होशियारी दोनों पर भारी पड़ी और वह उनके पकड़ में न आया। यह चल ही रहा था कि उनावा ग्राम में रहने वाले किसी व्यक्ति ने राणा अजय सिंह को हमीर के बारे में बताया। कई सूत्र ऐसा कहते हैं कि हमीर के होने की बात अभी तक राणा परिवार से छुपी हुई थी, तो कुछ कहते हैं कि हमीर चित्तौड़ में राणा लक्ष्मण सिंह के साथ ही थे और अपने काका अजय सिंह के साथ केलवाड़ा आए। राणा ने तुरंत हमीर को बुलावा भेज अपने पास आने का आदेश दिया। कवि श्यामल लिखते हैं कि हमीर उस समय 13-14 वर्ष के रहे होंगे, पर अपनी बहादुर के मामले में किसी से पीछे नहीं थे। राणा अजय सिंह ने भी अपनी आंखों से यह देखा और फिर एक दिन हमीर को मुंजा बालेचा को पकड़कर लाने का आदेश दे डाला। हमीर ने भी अपने राणा की आज्ञा को सर आंखों पर रखा और मुंजा की खोज में जुट गए। एक दिन तड़के हमीर को खबर मिली कि मुंजा गोडवाड़ के सेमारी गांव में किसी कार्यक्रम में आया हुआ है। बस फिर क्या था, हमीर निकल पड़े सेमारी के लिए और वापस लौटे मुंजा बालेचा के कटे हुए सर के साथ, जिसे उन्होंने अजय सिंह के चरणों में रख दिया। राणा स्तब्ध रह गए। उस 14 वर्षीय युवक के अद्भुत साहस के प्रदर्शन से राणा की खुशी और गर्व का ठिकाना नहीं था। वे समझ चुके थे कि मेवाड़ के संघर्ष की मशाल को हमीर से बेहतर और कोई धारण नहीं कर सकता था। उन्होंने मुंजा के खून से हमीर का टीका किया और उन्हें मेवाड़ का अगला राणा घोषित किया। वैसे भी राणा का हक हमीर को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि वे बड़े भाई के पुत्र थे, पर कई बार सत्ता की लालसा से पूर्ण लोग राज्य का हित न देखकर स्वयं का हित पहले सोचते हैं। अजय सिंह चाहते तो वे अपने पुत्र सज्जन सिंह या क्षेम सिंह में से किसी को भी अगला राणा नियुक्त कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपनी मातृभूमि के हित को पुत्र प्रेम के आगे रखा। पर उनके पुत्र सज्जन सिंह और क्षेम सिंह इस बात को नहीं पचा सके और उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान करना ही उचित समझा। कवि श्यामल दास लिखते हैं कि इन्होंने आगे चलकर महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर एवं नागपुर पर राज्य स्थापित किया। आपको शायद नहीं पता होगा, पर महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को सज्जन सिंह का ही वंशज बताया जाता है। नियति का खेल देखिए, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस समय सज्जन सिंह का मेवाड़ छोड़ दक्षिण जाने का फैसला किसे सही लगा होगा।
पर अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद हमें हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य देखने को नहीं मिलता। मुझे लगता है हमें हर चीज को एक बड़े नजरिए से देखना चाहिए। क्या पता आज जो हमें प्रश्न लग रहे हैं कल उत्तर बनकर हमारे समक्ष खड़े हो जाएं। हमीर जब राणा बने तो अपनी प्रजा को सुनाया उनका पहला आदेश बेहद कड़वा था। उन्होंने मेवाड़ की प्रजा को अपने खेत खलियान बंजर छोड़कर पहाड़ियों में शरण लेने का हुक्म दिया। इसे अंग्रेजी में स्कॉर्च्ड अर्थ नीति कहा जाता है। कुछ ऐसा ही आदेश महाराणा प्रताप ने भी अकबर के विरुद्ध अपनी प्रजा को दिया था। मेवाड़ी जनमानुष ने हर कदम पर अपने शासक का साथ दिया है एवं हर जहर हंसते हंसते पिया है। यह उनकी सहनशीलता और अपने राजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा का ही नतीजा है कि मेवाड़ के राणाओं ने हर मुश्किल पर फतेह पाई है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करके हमीर को क्या ही फायदा मिला होगा। दरअसल ये हुक्म दुश्मन का फायदा खत्म करने के लिए दिया गया था। अगर राज्य की कोई आमदनी ही नहीं होगी तो कर व्यवस्था कैसे काम करेगी, और अगर कर व्यवस्था काम ना करे तो फिर दुश्मन का उस राज्य में रहने का फायदा ही क्या। महाराणा हमीर का तीर एकदम निशाने पर लगा। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। दिन प्रतिदिन बढ़ते खर्चों से परेशान होकर राव मालदेव एक छोटी सैन्य टुकड़ी किले में छोड़कर वापस जालौर चला गया। शायद उस समय की लोन व्यवस्था वर्तमान समय जैसी नहीं रही होगी, वरना मालदेव भी कुछ लोन फाइनेंस करा लेते, उधार के पैसों पर कुछ दिन और ऐश कर लेते। या फिर मालदेव समझदार थे और जानते थे कि आखिर में ज्यादा ब्याज दर वाला लोन चुकाना तो उन्हें ही पड़ता। जो भी रहा हो, मालदेव के वापस चले जाने से हमीर की आधी परेशानी का हल तो हो ही गया था। अब राणा ने चित्तौड़ पर आक्रमण और तेज कर दिए, पर सफलता उनके कदम चूमने को अभी तैयार नहीं थी। उनके द्वारा किए आक्रमण में से ज्यादातर विफल रहते। बुरा वक्त तो मेवाड़ का चल ही रहा था, पर अभी तक उनके वफादार लोग हमीर के साथ थे। जब उन्हें लगा कि हमीर की दाल नहीं गल रही है तो वे भी धीरे धीरे कर उनका साथ छोड़कर जाने लगे। कवि श्यामल दास लिखते हैं कि हमीर ने भी लगातार मिलती विफलताओं से दुखी होकर भगवान की शरण में जाना उचित समझा और अपने बचे खुचे मुट्ठी भर साथी संगियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान एक शाम उन्होंने गुजरात के खोड़ गांव में पड़ाव डाला। यह गांव बरवड़ी देवी नाम की एक चारण महिला के चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था एवं ग्राम निवासियों के लिए बरवड़ी किसी देवी के अवतार से कम नहीं थी। जब उनके किस्से महाराणा के कानों में पढ़े तो उन्होंने भी देवी के दर्शन करने का विचार किया। जब बरवड़ी देवी ने हमीर को देखा तो उन्होंने राणा से आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा बीच में रोककर वापस चित्तौड़ लौट जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके पास विवाह के लिए कोई रिश्ता आए तो उसे हमीर स्वीकार कर लें। महाराणा ने सब सुना और फिर एक दर्द भरी आवाज में देवी से पूछा कि चित्तौड़ कैसे उनका हो सकेगा जब उनके पास न चढ़ने को घोड़ा है, न लड़ने को सिपाही और न ही खाने का खर्च। बरवड़ी ने राणा को आश्वासन दिया उसकी चिंता ना करें। उन्होंने आगे कहा कि उनका लड़का बारू 500 घोड़ों को लेकर राणा की मदद के लिए केलवाड़ा आएगा। कवि श्यामल लिखते हैं कि बारू घोड़ों का ही व्यापार करता था और इस वजह से वो महाराणा को घोड़े प्रदान करने में सक्षम था। बरवड़ी देवी के यह वचन सुनकर हमीर वापस केलवाड़ा लौट आए और बारू की राह देखने लगे। जिस दिन बारू अपने वचन अनुसार केलवाड़ा आया उस दिन हमीर की खुशी की सीमा नहीं थी। वह बारू से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने केलवाड़ा के कई गांव सहित आंतरी गांव की जागीर ताम्रपात्र पर लिख उसे दे दी, मानो जैसे महाराणा का पुनर्जन्म हुआ हो। उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ चित्तौड़ पर हमले वापस शुरू कर दिए। लगातार हो रहे हमलों से मालदेव सोनग्रा भी चिंतित था। उसे पता था कि जब तक महाराणा हमीर उसके काबू में नहीं आते तब तक मेवाड़ उसका नहीं हो सकता। उस समय पड़ोसी राज्यों को अगर संधि करनी हो तो ज्यादातर विवाह के द्वारा ही की जाती थी। राव मालदेव की भी एक पुत्री थी। उसके मंत्रियों ने मालदेव को अपनी पुत्री का विवाह राणा हमीर से करने का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि विवाह उपरांत मेवाड़ के पश्चिम की कम उपजाऊ जमीन हमीर को सौंप दी जाए, जिससे उन्हें भी संतोष होगा
और वे चित्तौड़ पर हमले करना बंद कर देंगे। राव मालदेव को यह उपाय बड़ा पसंद आया और उसने पुरोहितों के साथ विवाह का नारियल हमीर के लिए केलवाड़ा भिजवा दिया। एक बार तो हमीर ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया, पर फिर उन्हें बरवड़ी देवी की बात याद आई जिसमें उन्होंने संबंध ठुकराने से मना किया था। उन्होंने विवाह का नारियल स्वीकार कर लिया और जालोर जाकर विवाह की रस्में संपूर्ण की, जिसके होते ही राव मालदेव को ऐसा लगा कि एक बड़ा भार उसके माथे से उतर गया हो। उसे लगा कि हमीर का खतरा अब टल चुका है। सभी ने अपनी अपनी चालें चल दी थी, पर सबसे बड़े खिलाड़ी की चाल अभी बाकी थी। अब बारी थी नियति की। मालदेव की पुत्री, जिन्हें साहित्य में महारानी सोनगरी के नाम से लिखा गया है, बड़ी ही राष्ट्रवादी एवं बुद्धिमान युवती थी। उन्होंने विवाह के दौरान लिए फेरों के साथ ही हमीर को अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, उनका हर नफा नुकसान अपना लिया था। जब नवविवाहित जोड़ा वापस लौटकर केलवाड़ा आया तो उन्होंने हमीर को चित्तौड़गढ़ वापस पाने का तरीका बताया। उन्होंने हमीर को मौजी राम जी मेहता के बारे में बताया, जो कि राव मालदेव के खास सलाहकार थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। महारानी सोनगरी ने हमीर से आग्रह किया कि वे अपने पिता मालदेव से मौजी राम जी को राजपाट में सहायता हेतु मांग लें। राणा ने भी ऐसा ही किया और मालदेव ने खुशी खुशी मौजी राम को उन्हें सौंप दिया। पर मौजी राम पूरा माजरा पहले से ही समझ चुके थे। उन्होंने केलवाड़ा आते ही महाराणा से कहा कि अगर वे चित्तौड़ पाना चाहते हैं तो यह एकदम सही मौका है, क्योंकि मालदेव फिलहाल जालौर में था। मौजी राम जी ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार महाराणा शेर का शिकार करने के बहाने केलवाड़ा से निकले, पर आधी रात को सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गए। जब उन्होंने गढ़ पर दस्तक दी तो मौजी राम जी ने पहरेदारों से दरवाजा खोलने के लिए कहा। क्योंकि वे हमेशा सैनिकों की तनख्वाह देने आया करते थे, इसलिए पहरेदारों ने भी बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही हमीर सेना समेत अंदर घुस आए और वहां स्थापित मालदेव के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मालदेव को इन सब की भनक नहीं थी। उसने अपने जासूस हर समय हमीर के पीछे लगा रखे थे। तू शेर तो मैं सवा शेर। और जैसे ही उसे यह खबर मिली कि राणा चित्तौड़ की तरफ कूच कर रहे हैं, उसने भी अपने 5 पुत्रों के साथ चित्तौड़ की ओर दौड़ लगाई। पर एक बार गढ़ के भीतर प्रवेश करने के बाद वो हमीर का बाल भी बांका ना कर सका। कवि श्यामल दास लिखते हैं कि हमीर ने अपनी सेना के साथ मालदेव का सामना किया और उसे पराजय का सामना कर वापस जालौर लौटना पड़ा। इस प्रकार चित्तौड़ पर वापस बप्पा रावल के वंश का कब्जा हुआ। कहते हैं कि उस दिन मेवाड़ में खुशी की लहर दौड़ रही थी। जिस प्रकार प्रभु राम का वनवास पूरा करने के पश्चात अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था, उसी प्रकार महाराणा हमीर के लिए भी चित्तौड़वासियों ने दिए जलाए और दीपावली की तरह उस दिन को मनाया। उनके राम लौट आए थे। जब मेवाड़ में यह सब हो रहा था, उस दौरान दिल्ली में भी गद्दी की खींचतान जारी थी और खिलजियों को हटाकर तुगलक गद्दी पर बैठ गए थे। उक्त समय में मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत पर राज कर रहा था। जब राव मालदेव हमीर के आगे नहीं टिक सका तो उसने दिल्ली दरबार में शरण ली, जहां उसे तुगलक का आश्वासन प्राप्त हुआ। ख्याति की पोथियों के अनुसार कवि श्यामल दास बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसका हमीर ने तहे दिल से स्वागत किया। महाराणा का हौसला पहले ही आसमान छू रहा था। उन्होंने तुगलक की सेना को धूल चटाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। करीब 3 महीने कैद में रखने के पश्चात कुछ जागीरें, 50 लाख रुपए नकद एवं 100 हाथी देने के बाद तुगलक को छोड़ा गया। कई इतिहासकार वीर विनोद में लिखी इस बात को सही नहीं मानते। वे कहते हैं कि हमीर ने तुगलक की सेना को हराया जरूर था, पर उसका नेतृत्व तुगलक नहीं कोई और कर रहा था। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर किए एहसानों को सफलता मिलने के बाद हमीर ने भुला दिया। महाराणा ने गुजरात के खोड़ गांव से बरवड़ी देवी को बुलाया और चित्तौड़ दुर्ग पर बड़े ही आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। जब देवी का देवलोक गमन हुआ तो उन्होंने उनके नाम से दुर्ग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे हम आज अन्नपूर्णा माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं।
महाराणा हमीर ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। वे भारत के उन गिनती के राजाओं में से थे जिनका दिल्ली सुल्तनत बाल भी बाका ना कर पाई। उनका शौर्य इतना अधिक था कि मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ग्वालियर, आबू एवं चंदेरी जैसे कई राज्य उनकी सेवा में तत्पर थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान और भी कई युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। यह मेवाड़ के सुनहरे युग की शुरुआत थी, जिसकी नींव महाराणा हमीर द्वारा रखी गई थी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।